वेलकम टू स्टडी पॉइंट 95। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर के वीडियो के सीरीज़ में। देखिए, इस वीडियो के सीरीज़ में हम आप लोगों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, जो एग्रीकल्चर का पेपर होने वाला है 1 अगस्त को, ठीक है, उसके बारे में जो सिलेबस है उसमें हम आप लोगों को टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था क्रॉपिंग पैटर्न इन द डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ यूपी, ये इतना पूरा कवर कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकंड वीडियो में कवर किया ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक, इसको पूरा यहाँ तक कवर किया। फिर थर्ड वीडियो में हम लोगों ने कवर किया इरिगेशन एंड ड्राइनेज, और आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपिरेशन एंड वाटर इकोनॉमी, ये पूरा हम लोग कवर करेंगे। देखिए, यहाँ वाटर इकोनॉमी मतलब जो प्लांट में वाटर का यूज होता है, वाटर इकोनॉमी वो प्लांट के हिसाब से समझनी है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये चैप्टर। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम लोग किस प्रकार इस मतलब चैप्टर को कवर करेंगे, एक बार समरी देख लेते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी और वाटर रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्या होता है प्लांट में, ठीक है, यहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को समझेंगे। फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह को समझेंगे। उसके बाद ऑस्मोसिस की भूमिका, फिर एम्बिबिशन को देखेंगे, फिर प्लाज्मोलिसिस को समझेंगे। उसके पश्चात हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को समझेंगे, ठीक है। ये सीधा सिलेबस में दे रखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट। फिर उसके बाद हम लोग देखिए, उसके बाद ट्रांसलोकेशन या एसेंट ऑफ सेप, तो ये भी ट्रांसलोकेशन भी सिलेबस में दे रखा है, एकदम सीधा सीधा सिलेबस में लिखा है, कोड एंड कोड। फिर उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन को देखेंगे, कौन कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसपिरेशन को देखेंगे, ट्रांसपिरेशन भी सिलेबस में है, ठीक। फिर उसके पश्चात हम लोग गुटेशन को देखेंगे, स्टोमेटा को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग गुटेशन को देखेंगे, ठीक है। ये भी जो है वाटर के जो ट्रांसपिरेशन की एक घटना है, गुटेशन। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार सिलेबस देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा एब्जॉर्प्शन को पढ़ना है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन ये सारा, और प्लांट फिजियोलॉजी जिसमें हम लोग डिफ्यूजन ऑस्मोसिस वगैरह पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला देखिए, चैप्टर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड वाटर रिलेशन। तो देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो पादप हैं, जो प्लांट हैं, उनके कार्यात्मक इकाइयों का अध्ययन करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। और वाटर रिलेशन के में क्या पढ़ेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों है वाटर रिलेशन पढ़ने की। देखिए, प्रोटोप्लाज्म की संरचना और संगठन है, तो वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए वाटर को हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार प्लांट में वाटर जाता है, कहाँ से प्लांट में वाटर निकलता है, और प्लांट में वाटर का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो ये सारा हम लोग देखेंगे इसमें। वाटर रिलेशन में गैस एवं खनिज लवणों आदि का संचरण होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर वाटर के माध्यम से। मेटाबॉलिक रिएक्शन सारी वाटर से होती हैं, और पौधों की कठोरता भी वाटर से ही प्राप्त होती है, और ट्रांसपिरेशन एंड गुटेशन जैसी प्रक्रियाएं भी वाटर के माध्यम से ही होती हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो पौधों की सभी कार्यात्मक इकाइयाँ जल पर ही निर्भर हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वाटर को ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के जितने भी मतलब प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग जो भी फंक्शन पढ़ेंगे वो सारे वाटर से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। तो हम लोग वाटर को भी इसलिए इस चैप्टर से जोड़ के सिलेबस में इसीलिए दिया गया है, चैप्टर से जोड़ कर भी, और इसको पढ़ना भी इसी तरह है। अब देखिए, वाटर रिलेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस मतलब यह किस प्रकार जल प्रवेश करता है, प्लांट में जल कैसे प्रवेश करता है, उसको हम लोग ऑस्मोसिस के माध्यम से पढ़ेंगे। फिर एब्सेंस ऑफ सेप मतलब जल ऊपर कैसे चढ़ता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सेप माने इसको ट्रांसलोकेशन भी बोल सकते हैं आप, अभी ये ट्रांसलोकेशन के नाम से सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन मतलब वाटर कैसे पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जाता है, या फिर यूँ कहें कि जड़ से पत्तियों तक या तने में कैसे जल ऊपर चढ़ता है, तो इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। फिर ट्रांसपिरेशन कि जल बाहर कैसे निकलता है प्लांट से, तो इसको पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को सिलेबस में कोड एंड कोड लिखी हुई हैं, तो इनको भी तो ये सारे तो पढ़ने ही है। अब देखिए, डिफ्यूजन पढ़ते हैं हम लोग। तो डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए, डिफ्यूजन जो होते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैस, द्रव या किसी भी घुलनशील पदार्थों का मूवमेंट जो होता है वो विसरण कहलाता है। देखिए, कोई भी अधिक सांद्रता, अभी देखिए ये देखिए,
ये जो वाटर है, ठीक है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये मान लीजिए आप शुगर के मॉलिक्यूल हैं, तो ये इनका कंसनट्रेशन ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन, और ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, सॉल्वेंट में वाटर लिया गया यहाँ पर, और ये डिफ्यूज, देखिए ये इक्विलिब्रियम बन गया है, मतलब कि जब ये हाई कंसनट्रेशन के मॉलिक्यूल हैं शुगर के और इधर लो कंसनट्रेशन है वाटर का, तो देखिए मॉलिक्यूल बिखर गए पूरे पानी में, तो क्या हुआ कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल गए, ठीक है। तो ये घटना हो गई डिफ्यूजन की, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ऑस्मोसिस देख लेते हैं। ऑस्मोसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एप नोलेल द्वारा ऑस्मोसिस शब्द का उपयोग किया गया था। इसका अर्थ होता है कि जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर इसमें वस्तुएं जाती हैं, जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो जाते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये डिफिनेशन सीधा सीधा पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। डिफ्यूजन में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ऑस्मोसिस से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मॉलिक्यूलों का संचरण होता है, ठीक है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है आवश्यक होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं हिंदी में, तो वो आवश्यक होती है किसमें? ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है। मान लीजिए ये इधर का वाटर और शुगर के मॉलिक्यूल हैं, इधर वाटर शुगर के मॉलिक्यूल हैं, पर इधर जो है मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो इसका कंसंट्रेशन अधिक होगा, यानी कि सांद्रता अधिक होगी, इसकी कम होगी। फिर भी देखिए मॉलिक्यूल कहाँ कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ही जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए वैसे होता क्या है, विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आते हैं, मॉलिक्यूल इधर आना चाहिए अगर डिफ्यूजन होगा, यानी कि विसरण। लेकिन ऑस्मोसिस में अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, ठीक है। घोल का सॉल्वेंट देखिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, अर्धपारगम झिल्ली, ये उसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा है कि घोल का जो सॉल्यूट्स पार नहीं कर पाता परंतु सॉल्वेंट पार कर जाता है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है सॉल्यूट नहीं पार कर पाता है, पर जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट के का वो पार कर जाते हैं, ठीक है, घोल से। देखिए ये देखिए यहाँ पर सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट मान लीजिए ये शुगर के मॉलिक्यूल हो गए सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो गया? जल। तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जब होगी, ये देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है, ये देखिए लगी है, तो इससे क्या होगा? इससे जो है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पार कर जाएंगे, सॉल्वेंट के पार कर जाएंगे, यानी कि वाटर के पार कर जाएंगे, पर सॉल्वेंट मतलब पर सॉल्यूट के नहीं पार करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को। देखिए इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल देखिए पार कर गए, ये सॉल्वेंट है वाटर, तो वाटर पार कर गया, तो वाटर इधर ज़्यादा हो गया। पर जो सॉल्यूट है, शुगर के मॉलिक्यूल मान लीजिए सॉल्यूट है, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 इसमें भी है, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं पार करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, किसके पार करते हैं? तो सॉल्वेंट के पार करते हैं। यहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा डायग्राम से, ठीक है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली पर डे यहाँ पे वीडियो पड़ता है, और ये पूरा लक्ष्य है कि आप लोगों को एग्ज़ाम से करीब 15 दिन पहले ये पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखिए ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है उसको रोकने के लिए लगाया गया प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। ये प्रक्रिया जब कभी रोकनी होती है तो उसके लिए जो बल लगाया जाता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है, तो उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो घोल का पोटेंशियल होता है को शुद्ध जल के पोटेंशियल के बराबर करने के लिए लगाया गया प्रेशर, ठीक है। यहाँ घोल का पोटेंशियल और शुद्ध जल का पोटेंशियल को बराबर किया जाता है, ठीक, तो इसलिए इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जो वाटर पोटेंशियल हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है, तथा इसका अधिकतम मान 0 होता है। तो वाटर पोटेंशियल हमेशा ऋणात्मक होता है, ये याद रखना आप लोग, ये ऑप्शन में आता है, ठीक है। 4 ऑप्शन करके आ जाएगा, धनात्मक, ऋणात्मक, 0 या कोई नहीं। तो कैसा होगा? अधिकतम मान इसका 0 होगा वाटर पोटेंशियल का, पर ज़्यादातर ये ऋणात्मक ही होता है। अब देखिए एंडो ऑस्मोसिस क्या है? जो एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के कण जीवित कोशिका में ही विसरण करते हैं तो वो एंडो ऑस्मोसिस हो गया। और जब सॉल्वेंट के कण जीवित कोशिका के बाहर विसरण करते हैं, विसरण मीन्स डिफ्यूजन, मतलब जब डिफ्यूजन मीन्स फैलाव, जब मतलब सॉल्वेंट के कण होते हैं जिस कोशिका के अंदर ही जब फैलते हैं तो वो क्या हो गया? वो एंडो ऑस्मोसिस। और जब बाहर आ जाते हैं, कोशिका के बाहर आके फैलाव होता है तो उससे एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्या है? ऑस्मोसिस की भूमिका क्या होती है?
अब देखिए प्लांट में ऑस्मोसिस की क्या भूमिका है ये देख लेते हैं हम लोग। पौधों द्वारा मिट्टी से वाटर एब्जॉर्ब करना, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करना है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो ऑस्मोसिस की। ऑप्शन में दे दिया जाएगा ऑस्मोसिस की या मान लो डिफ्यूजन की दे दिया गया, तो क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा? ऑस्मोसिस। ठीक है। कोशिका के बीच जल का वितरण, ये भी जो प्लांट होता है, प्लांट की, ये मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट की शाखाएं हैं, तो इनके बीच जब जल का वितरण होगा वो भी ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा ही होगा। ठीक है। हिमांक द्वारा, हिमांक ताप एवं उच्च ताप से सुरक्षा, ये प्लांट को सुरक्षा प्रदान करता है। जब बहुत ही कम तापमान या फिर बहुत उच्च तापमान होता है तो ऑस्मोसिस ही प्रदान करता है। और रूट जाइलम में टर्गर प्रेशर के लिए, देखिए टर्गर प्रेशर किस लिए महत्वपूर्ण है? ये जो है मतलब ट्रांसलोकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो खनिज मॉलिक्यूल या पदार्थ होते हैं वो प्लांट के एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाने के लिए टर्गर प्रेशर बहुत आवश्यक होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर एम्बिबिशन, ये टर्मोलॉजी एम्बिबिशन क्या होता है? इसकी ये शब्द एम्बिबिशन शब्द किसने दिया था? तो सच नामक वैज्ञानिक ने दिया था, SHCH सच। तो देखिए इसमें होता क्या है, तो जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं के कारण शुष्क पदार्थों के द्वारा जल का सोखा जाना। अब हाइड्रोफिलिक कोलाइड कौन होते हैं? जिनमें वाटर नहीं होता है, जो वाटर के प्यासे होते हैं। ठीक है। ये ऐसे समझ सकते हैं आप लोग सिंपल भाषा में। तो उनमें जो शुष्क पदार्थों के द्वारा जल का सोखा जाना, तो वही क्या होता है? एम्बिबिशन। अब जल जल किन में नहीं होता है? कौन हाइड्रोफिलिक होते हैं? जो सूखे होते हैं। तो मुख्यतः सीड, जब सीड में, जब सीड होता है, सीड में जब जल का अवशोषण होता है, तो ये प्रारंभिक चरण में पहले तो जल जाएगा, तो सीड धीरे धीरे फूलता जाता है, तभी फिर इससे प्लांट ग्रो होता है। तो क्या होता है कि वाटर का जो अवशोषण का पहला चरण होता है वही एम्बिबिशन कहलाता है। ये याद रखना आप लोग। प्लांट में वाटर अवशोषण का जो पहला चरण होता है वो एम्बिबिशन कहलाता है। ऑयली सीड में एम्बिबिशन अधिक होता है। ठीक है। यानी कि ऑयली सीड में अधिक जाता है। ठीक है। ये देखिए एम्बिबिशन, ये सीड है, ये सीड है एक। तो सीड में देखिए क्या क्या होता है भाग, तो ये सीड कोड हो गया, ये बाहर सीड कोड हो गया, ये येलो वाला इंडोप्लाज्म ये। ठीक है। लॉरेन सेल, उसके बाद रेडिकल्स, उसके बाद एपिकोटल्स, और ये हो गया कोटिलेंडन। तो ये देखिए यहाँ पर, तो जब बीज में ही जब वाटर प्रवेश करता है तो उसको एम्बिबिशन बोलते हैं। यानी कि प्लांट सेल के जब प्रारंभिक अवस्था, जो प्रथम चरण होता है, जहाँ वाटर प्लांट सेल एब्जॉर्ब करता है, तो उसी को एम्बिबिशन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एम्बिबिशन में, अभी थोड़ा सा रह गया शायद। हाँ, तो देखिए ऑयली सीड का एम्बिबिशन अधिक होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। तो प्लाज्मोलिसिस आप लोगों को पढ़ा होगा, आप लोगों ने प्लाज्मोलिसिस। तो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से जल का बाहर की ओर बहाव से प्रोटोप्लाज्म में सिकुड़ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जब कोई अंगूर है, मान लीजिए जब अंगूर से किशमिश बनाते हैं, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो प्लाज्मोलिसिस होती है। उससे वाटर जो है बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। तो इस अचार जब होता है, अचार में नमक डाल के बहुत सारा रखते हैं, तो इससे अचार भी ख़राब नहीं होता है, तो उसमें भी कौन सी प्रक्रिया होती है? प्लाज्मोलिसिस होती है। जितना भी वाटर होता है, जो अचार होता है, उसका वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, नमक के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए जो सेल होती है वो सूख जाती है, तो वो लंबे समय तक मतलब अचार अच्छा बना रहता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हमेशा इसमें पारदर्शी होती है। ठीक है। पारगम होगा, तभी जो है वाटर मतलब सेल से बाहर निकल पाता है। ठीक। तो क्या हो गया? प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन हमेशा पारगम होगी प्लाज्मोलिसिस में। अब देखिए जब प्लाज्मोलाइट सेल को शुद्ध पानी में रखते हैं तो वह अपनी वास्तविक आकृति को प्रदान कर लेती है। यानी कि जब किशमिश को हम लोग शुद्ध पानी में रखेंगे तो होगा क्या? वो पुनः अंगूर का रूप धारण कर लेती है किशमिश, यानी कि फूल जाती है। ठीक है। तो प्लाज्मोलाइट जो कोशिका होती हैं उनको पानी में रखने से वो अपनी वास्तविक आकार में आ जाती हैं। ठीक है। मिट्टी से ज़्यादा उर्वरक डालने से पौधे मुरझा जाते हैं, तो इसके कारण भी क्या होता है? तो प्लाज्मोलिसिस होता है। ये सीधा स्टेटमेंट दे देगा आप लोगों को क्वेश्चन में, और उसके बाद दे देगा कि ऑप्शन में प्लाज्मोलिसिस होता है या ट्रांसपिरेशन होता है या एवापोरेशन होता है या ट्रांसलोकेशन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। अधिक उर्वरक इसीलिए खेत में नहीं डालने चाहिए। अचार देखिए, अचार भी प्लाज्मोलिसिस का उदाहरण है। अब देखिए सोल्यूशन के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो सोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये हाइपोटोनिक क्या होता है? ये मजबूत घोल होता है। ठीक है। इसमें कोशिका फूल जाती है।
हाइपोटोनिक ये कम मजबूत, सॉरी ये ऊपर वाला कमज़ोर घोल होता है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक मजबूत घोल होता है, इसमें कोशिका सिकुड़ जाती है। ठीक है। और आइसोटोनिक यह ना तो कमज़ोर होता है ना ही मजबूत होता है, तो यह कोशिका में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि जो आइस ड्रॉप आते हैं वो आइसोटोनिक प्रकार के होते हैं। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये देखिए सिलेबस में सीधा सीधा ये वर्ड दिया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होता है? ठीक है। तो अब वाटर का अवशोषण कैसे होता है? जल का अवशोषण पौधों के हेयर रूट के द्वारा होता है। ठीक है। तो ये याद रखना, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लांट में कैसे होता है? तो प्लांट में हेयर रूट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये रूट हो गई, रूट जो होती है उसमें धीरे छोटे छोटे हेयर टाइप निकले होते हैं। ठीक है। तो वो हेयर रूट होती है। तो हेयर रूट के माध्यम से ही जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा। ठीक है। तो देखिए जीरोफिटिक जो प्लांट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हेयर रूट पाए जाते हैं, और जो हाइड्रोफिटिक होते हैं उनमें हेयर रूट नहीं पाए जाते हैं। ये याद रखना आप लोग। जीरोफिटिक मतलब जो सूखे एरिया में होते हैं, मरुस्थल वगैरह में, वहाँ जो प्लांट उगते हैं उनको जीरोफिटिक बोलते हैं। और हाइड्रोफिटिक जो जल में उगते हैं। ठीक है। तो जल में जो उगने वाले प्लांटों में जो हेयर रूट होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है अवशोषण का प्रथम चरण क्या कहलाता है? एम्बिबिशन, अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया। और जल अवशोषण जड़ के अंतिम भाग से शुरू होता है। अंतिम भाग मतलब ये देखिए अभी ऊपर हमने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर। अंतिम भाग मतलब ये मान लीजिए रूट है। ठीक है। ये मान लीजिए रूट है और ये भी रूट है। तो होता क्या है कि यहाँ पे हेयर रूट हो, यहाँ पे क्या होते हैं? रूट हेयर यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे ये जड़ का अंतिम भाग है। तो एब्जॉर्प्शन यहीं से स्टार्ट हो जाता है जल का। ठीक है। ऐसा नहीं कि हेयर रूट से ही होते हैं, स्टार्ट तो यहीं से हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? तो हेयर रूट से होता है जल में एब्जॉर्प्शन। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जल का अवशोषण जड़ के अंतिम भाग से शुरू हो जाता है, पर हेयर रूट से सबसे सर्वाधिक होता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण, जल का अवशोषण। ठीक है। अब देखिए मल्टीपल रूट कॉप क्या होता है? तो जो ये जो रूट अभी हमने बनाई थी आप लोगों को ऐसे करके, तो ये हो गई एक रूट में एक ही कॉप होती है। ये रूट इससे छोटी छोटी अन्य जड़ें निकली रहती हैं, अन्य रूट निकली रहती हैं, तो एक ही कॉप होती है। लेकिन मल्टीपल कॉप भी होती हैं। कौन से प्लांट में? मल्टीपल कॉप ऐसे हो जाएगा। फिर ये ऊपर प्लांट हो गया मल्टीपल कॉप। तो मल्टीपल कैप बोलते हैं। मल्टीपल कैप किस में होगा? तो केवड़ा का जो प्लांट होता है उसमें होते हैं मल्टीपल कैप। ठीक है। पेंडेनस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, केवड़ा को। ये याद रखना आप लोग। फिर रेनर ने पहली बार जल के एब्जॉर्प्शन की पहचान की थी। ठीक है। एवं इसको वर्गीकृत किया था। तो किसने जल के अवशोषण की पहचान की थी प्लांट में? देखिए यहाँ पे जो भी बात होगी तो सब प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में होगी, यानी कि प्लांट के संदर्भ में ही ये बातें सारी हैं। तो जो रीनर थे उन्होंने जल के अवशोषण जो प्लांट में कैसे होता है इसका सबसे पहले पहचान किया और उसको वर्गीकृत किया। तो रीनर ने दो प्रकार के वर्गीकृत किया, एक एक्टिव और एक पैसिव। ठीक है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में होता क्या है? देखिए जो एक्टिव अवशोषण होता है, ठीक है, तो उसमें होता है एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी मीन्स ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पर पैसिव में ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसमें एक्टिव में क्या होता है? एटीपी के साथ साथ प्राथमिक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एवं द्वितीय एक्टिव ट्रांसपोर्ट शामिल होता है। ठीक है। तो पर इसमें ऐसा नहीं होता है पैसिव में। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये चयनात्मक अवशोषण होता है इसमें। ठीक है। पर इसमें कोई चयनात्मक अवशोषण नहीं होता है, जैसे कि जल। ठीक है। तो देखिए एक्टिव में चयनात्मक अवशोषण होता है पर पैसिव में नहीं होता है। ये याद रखना। हेयर रूट की भूमिका इसमें प्रमुख होती है एक्टिव में, और इसमें क्या होती है? लीफ सेल और रूट हेयर दोनों की होती है। ठीक है। इसमें लीफ सेल की भी होती है, याद रखना। पैसिव में लीफ सेल की कैसी होती है वो अभी हम आप लोगों को आगे ट्रांसपिरेशन में डिस्क्राइब करेंगे। सपोज करिए आप लोग, जैसे ये प्लांट है, तो इसमें अगर एक्टिव है तो सिर्फ हेयर रूट ही रहेंगे, जिसके माध्यम से जो है पौधे ऊपर मतलब प्लांट जो है वाटर को अवशोषित करेगा। लेकिन इसमें लीफ सेल कैसे भूमिका निभाते हैं पैसिव में? मान लीजिए ये लीफ है प्लांट की, ऊपर लीफ है ये, तो इससे ट्रांसपिरेशन होगा ऊपर। ट्रांसपिरेशन मीन्स जो जल का है पौधे से निकलना, वाष्पीकृत होकर जल निकलता है। तो जब यहाँ से जल निकलता है तो यहाँ पर एक थ्योरी काम करती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी मतलब इधर से जल जब जाता है तो यहाँ से पुल मीन्स एक प्रेशर लगता है, जिससे कि वाटर ऊपर चढ़ने लगता है। तो ये पैसिव में होता है, पैसिव प्रक्रिया में। ठीक है। तो जल का अवशोषण भी बढ़ जाता है। समझ आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ये ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। ऑस्मोसिस मतलब अधिक सांद्रता से
कम सांद्रता की ओर मतलब जाना, सॉरी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना, तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया हो गई। ठीक है, यानी कि प्लांट है मान लीजिए, तो प्लांट की सांद्रता तो जाहिर सी बात है अधिक ही रहती है। यहाँ पर स्टार्च, खनिज लवण सब कुछ होता है, पर जो बाहर वाटर है, वाटर की सांद्रता कम होती है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर वाटर स्वतः ही चला जाता है। अभी हमने ऊपर आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो यह प्रक्रिया किस में होती है? यह होती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, पर पैसिव में ट्रांसपिरेशन होता है। अभी हमने आप लोगों को बताया था, प्लांट में लीफ बना के समझाया पूरा कि जब यहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है तो यहाँ एक थ्योरी काम करती है, उसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बोलते हैं। यानी कि जल स्वतः ऊपर चढ़ने लगता है, तो जड़ों से भी जल खींचा जाने लगता है। तो ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। याद रखना ये आप लोग कि एक्टिव में ऑस्मोसिस की आवश्यकता होती है, पर पैसिव में ट्रांसपिरेशन की। अब देखिए नेक्स्ट है कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, तो ये इसके दो मुख्य सिद्धांत हैं। एक है ऑस्मोटिक थ्योरी, दूसरी है नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। तो ऑस्मोटिक थ्योरी को पहले देख लेते हैं हम लोग। ऑस्मोटिक थ्योरी क्या होती है कि हेयर रूट में ऑस्मोटिक प्रेशर का मान जो है 2 ATM, ATM ये दाब का मात्रक है, 2 ATM होता है। ये मेनली होता है तो 3 से 8 ATM के इर्द गिर्द होता है। ये इतना उसका जो है डायमेंशन होता है, मगर ये 2 ATM ज़्यादातर 2 ATM ही होता है। तो क्या हो गया, हेयर रूट में ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? 2 ATM। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जबकि मृदा में जल का कितना होता है? तो 1 ATM। दाब 1 ही ATM होता है मृदा में जल का। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी, ऑस्मोटिक थ्योरी हो गई, ये नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी है ये। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा गया है नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। तो इसमें अवशोषण जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध होता है। ठीक है, यहाँ ATP खर्च होती है। तो ये दोनों एक्टिव ऑस्मोसिस के एक्टिव एब्जॉर्प्शन के भाग हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक थ्योरी एंड नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। तो ऑस्मोटिक थ्योरी किस पे कार्य करती है? तो ये कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है उसके विरुद्ध कार्य करती है। ठीक है, जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के विरुद्ध कार्य करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है एब्सेंट ऑफ सेप अथवा ट्रांसलोकेशन। इसमें पढ़ेंगे कि हम लोग ट्रांसलोकेशन में, यानी कि जो प्लांट के अंदर जब वाटर गया तो उस वाटर का या फिर प्लांट के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं उन सब का प्लांट के एक भाग से दूसरे भाग में, जैसे मान लो तने से पत्ती में कैसे को सब चीज़ें जाती हैं, तो उसका अध्ययन ट्रांसलोकेशन में किया जाता है। ये सिलेबस में एज इट वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसलोकेशन। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि जल अथवा अकार्बनिक जो घुल्ल पदार्थ होते हैं को पौधों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना ही ट्रांसलोकेशन कहलाता है। इसको एब्सेंट ऑफ सेप भी बोलते हैं। ठीक है, जड़ से जैसे कि जाता कहाँ से, जैसे जड़ किससे? पत्तियों की ओर जाना। ठीक है, जाइलम वेसल्स के माध्यम से जाती हैं ये सारे पदार्थ, जाइलम वेसल्स के माध्यम। देखिए एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, तो ये किससे के माध्यम से जाते हैं? तो जाइलम वेसल्स के माध्यम से। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे स्टार लगा लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद होता है वाटर कॉलम हमेशा तनाव में रहता है। जब भी मतलब ट्रांसलोकेशन होता है पदार्थों का, तो उसमें वाटर कॉलम तनाव में रहता है। ठीक, प्रेशर फ्लो थ्योरी, फूड मूवमेंट हेतु ये एक थ्योरी है महत्वपूर्ण। ठीक है, प्रेशर फ्लो थ्योरी। तो आ सकता है कि प्रेशर फ्लो थ्योरी किस लिए ऑप्शन आ जाएंगे आप लोगों के, जो फूड मूवमेंट के लिए या वाटर मूवमेंट के लिए या ट्रांसपिरेशन के लिए, ठीक है, या गुटेशन के लिए, या फिर आ सकता है ट्रांसलोकेशन के लिए। तो किसके लिए होगा? ये ट्रांसलोकेशन के लिए होगा, यानी कि फूड मूवमेंट के लिए होगा। ठीक है, प्रेशर फ्लो थ्योरी। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन होता कैसे? तो इसकी देखिए 3 थ्योरी है मुख्यतः। एक है वाइटल थ्योरी, दूसरी है रूट प्रेशर थ्योरी, तीसरी है फिजिकल थ्योरी। ठीक है, अब देखिए वाटर थ्योरी ये 2 प्रकार की इसको माना गया है। एक रिले पंप जिसको क्लैम्बरिंग थ्योरी भी बोलते हैं, दूसरा क्या है? पल्सेशन। ठीक है, तो पल्सेशन थ्योरी, इसको पल्सेशन थ्योरी ये भी वाइटल थ्योरी का भाग है। तो पल्सेशन थ्योरी ये किसने दिया था? जेसी बोस के द्वारा। यहाँ पर थ्योरी में तो काफ़ी कुछ है अंदर, पर इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग बस थ्योरी देख लीजिए, अगर कब इससे क्वेश्चन मुश्किल ही बनेगा। अभी यहाँ हम बता देंगे कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहाँ से बनेगा, लेकिन जो थ्योरी एक बार आप लोग देख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इससे ओवरऑल समझने में आसानी मिलेगी, अब यानी कि आसानी रहेगी। तो देखिए रेले पंप थ्योरी, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका किया था गोल्डवास्की द्वारा किया गया था इसका प्रतिपादन, और जाइलम पेरेन्काइमा इसके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, रेले पंप थ्योरी या क्लैम्बरिंग थ्योरी में। अब उसके बाद देखिए रूट प्रेशर थ्योरी में इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था स्टेफन हेल्स के द्वारा दी गई थी। तो ये स्टीफन हेल्स कौन है?
तो ये फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, ठीक है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, तो स्टीफन हेल्स। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो अवशोषित जल होता है कि इकट्ठा होने से जो हाइड्रोलिटिक प्रेशर उत्पन्न होता है उसके माध्यम से वाटर जो है, ये वाटर या फिर फूड मटेरियल ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो जो अवशोषित जल के इकट्ठा होने से एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। तो उसके माध्यम से जो भोजन पदार्थ है या फिर खनिज पदार्थ मटेरियल है वो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग की ओर जाते हैं। तो इस थ्योरी में यही बताया गया है। तो इसमें होता क्या है, इस थ्योरी की कमी ये है कि ये बस 400 फीट की ऊंचाई तक ही जाते हैं, पर पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे 800 900 एक मतलब इतने ऊंचाई तक भी प्लांट देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी थोड़ा आंशिक रूप से ही सही हुई, क्योंकि ये इस प्रेशर का यूज जो है 400 फीट से ऊंचे प्लांटों में ट्रांसलोकेशन में नहीं देखा गया। अब देखते हैं यहाँ पर फिजिकल थ्योरी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण थ्योरियाँ हैं, तो मृत कोशिकाएं इनमें उत्तरदायी होती हैं। ये दोनों देखिए ये दोनों जीवित कोशिकाओं में होते हैं, पर ये मृत कोशिकाओं में ये मृत कोशिकाओं में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मृत कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं इसके लिए। अब होता क्या है इसमें, तो इसके लिए भी थ्योरी है, जैसे बोम्स थ्योरी, ठीक है, जामिन्स थ्योरी और एम्बिबिशन थ्योरी, ठीक। और नेक्स्ट थ्योरी क्या है, कोहेसिव एंड एडहेसिव थ्योरी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी यही है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो इसी के सर्वाधिक मान्य भी यही थ्योरी है। देखिए ये लिखा है कि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत यही है। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी होती क्या है कि जब ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है लीफ से, तो यहाँ से जब जल वाष्पीकृत होकर उड़ता है यानी कि, तो यहाँ पर एक ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है, ठीक है, एक प्रेशर काम करता है जिसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के माध्यम से समझाया गया है। तो उसके द्वारा ही जो भोज्य पदार्थों का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ऐसा समझा जाता है। कि देखिए यहाँ पर जो होता क्या है, प्लांट और वाटर के बीच एक कोहेसिव फोर्स भी काम करता है और एडहेसिव फोर्स भी काम करता है, इसलिए यह थ्योरी कुछ ज़्यादा प्रमाणिक है, ठीक है। इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका किया था डॉक्सन एंड जेली। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिक्सन एंड जेली लिखा है यहाँ पर, डिक्सन एंड जेली। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, डिक्सन एंड जेली, क्योंकि यही एक थ्योरी जो है वो ज़्यादा प्रमाणिक और मान्य है। अब देखिए जल की हानि कैसे होती है प्लांट में, ये हम लोग देख लेते हैं। तो वाटर, लॉस ऑफ वाटर की हानि तो दो माध्यम से होती है, एक ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, नेक्स्ट है गुटेशन या ब्लीडिंग। देखिए वाष्प के रूप में ट्रांसपिरेशन से निकलता है, पर इसमें द्रव के बूंद छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकलता है वाटर गुटेशन या ब्लीडिंग में। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन होता क्या है, या मुख्यतः पत्तियों की भूमिका मुख्य। देखिए ट्रांसपिरेशन जो है तो सब जगह से होता है प्लांट के, जैसे कि प्लांट की शाखाओं से, तने से, ठीक है, सबसे होता है, पर जड़ से नहीं होता है, चूँकि जड़ तो ज़मीन के अंदर होती है, तो वहाँ से तो ट्रांसपिरेशन हो नहीं सकता। तो जो भी प्लांट के भाग हैं जो कि भूमि से ऊपर रहते हैं, जो दिखते हैं, तो उनसे ट्रांसपिरेशन हो सकता है सबसे। तो मुख्यतः मेनली सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो पत्तियों से होता है। देखिए इसमें मुख्यतः दो तरीके से होता है, या फिर ये कहें कि दो कोशिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं इसमें, एक होती है फोलियर, दूसरी लेंटिकुलर। तो फोलियर में क्या होता है, स्टोमेटा के द्वारा और क्यूटिकल के द्वारा। तो स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है और क्यूटिकल के द्वारा, लेंटिकुलर में लेंटिकल्स के माध्यम से होते हैं। सब सेल हैं, ये सारी सेलें हैं। अभी हम आप लोगों को स्टोमेटा का डायग्राम दिखाएंगे। तो सर्वाधिक ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। तो स्टोमेटा होता क्या है, ये पत्तियों की सतह पर स्थित एक छिद्र के समान संरचना होती है, ठीक है। ये एपिडर्मल सेल इसको बोलते हैं, चूँकि ये ऊपर होती है प्लांट में सबसे ऊपर, पत्ती में सबसे ऊपर होती है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में पत्ती की सतह के नीचे होता है। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो पत्ती के सतह के नीचे, मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में वैसे तो नॉर्मल ऊपर होते हैं, पर टेरेस्ट्रियल प्लांट में कहाँ होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। ये देखिए ये पत्ती है, ठीक है, प्लांट लीफ है। तो ये हो गया स्टोमेटा। तो यही स्टोमेटा जब ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि वाटर का उत्सर्जन होता है, वाटर उड़ता है यहाँ से। और जब ये क्लोज हो जाता है, ये देखिए क्लोज संरचना है स्टोमेटा की, तो फिर ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ओपन कब होगा, दिन में ज़्यादा ओपन होता है, क्योंकि दिन में सारी क्रियाएँ होती हैं और दिन में तापमान भी अधिक होता है, हवाएँ भी चलती हैं, तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है प्लांट से वो ज़्यादा होता है, ठीक है।
और रात्रि में कम होता है रात्रि में भी, पर अपेक्षाकृत कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ग्रोथ एडजस्टमेंट एंड स्ट्रेंथ एडॉप्टेशन। ये देखिए ये है स्टोमेटा सेल है। तो यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज यहाँ पे क्लोज स्टोमेटा है। ये पूरा डायग्राम आ नहीं पाया सही से। यहाँ पर क्लोज स्टोमेटा यानी कि ये सेम के आकार की होती है, किडनी शेप। तो यहाँ पे क्लोज स्टोमेटा ऐसे होता है, बंद होता है। ठीक है, क्लोज स्टोमेटा बंद होता है। और ये ओपन स्टोमेटा है, तो यहाँ से ट्रांसप्रेशन होता है। जब ओपन स्टोमेटा होता है तो ट्रांसप्रेशन होता है। ये देखिए ओपन स्टोमेटा, स्टोमा ओपन। अब देखिए नेक्स्ट है स्टोमेटा के वितरण के अनुसार जो है प्लांट होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। तो देख लेते हैं। तो जब जो एप्पल और ये देखिए ये पांचों टाइप इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। स्टोमेटा इसमें पूछा जाता है पेपर में कि एप्पल में स्टोमेटा कहाँ होता है। तो देखिए एप्पल एंड मलबरी टाइप के जो प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा सिर्फ निचली सतह पर होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया कि टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं उसमें भी लीफ की निचली सतह पे होता है। तो इसमें भी एप्पल एवं मलबरी टाइप के जो प्लांट होते हैं उसमें भी निचली सतह पर होता है। पोटैटो प्लांट जो होते हैं पोटैटो टाइप के, तो उसमें स्टोमेटा कहाँ होता है, इसमें भी ज़्यादातर निचली होता है। पर इसमें देखिए इसमें सिर्फ निचला लिखा है, इसमें ज़्यादातर निचला लिखा है। यानी कि इसमें होगा ऊपर भी होगा पर ज़्यादा नीचे होगा, इसमें सिर्फ नीचे होते हैं। ठीक है, लीफ के सिर्फ नीचे स्टोमेटा होते हैं। जो ओट टाइप के प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, समान रूप से दोनों सतह पे होते हैं, ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं लीफ में। और जो वाटर लिली टाइप के प्लांट होते हैं उनमें सिर्फ ऊपरी सतह पर होते हैं। देखिए इसमें सिर्फ नीचे, इसमें ज़्यादातर नीचे, इसमें सभी, और इसमें सब मतलब सिर्फ ऊपरी सतह पर। और जो ये पेटामोगेटन टाइप होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। या तो अनुपस्थित होता स्टोमेटा या फिर कार्यहीन होता है, यानी कि कोई यूज ही नहीं होता, हो या ना हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेटामोगेटन टाइप लिखा है। फिर नेक्स्ट है स्टोमेटा की गति के आधार, मतलब स्टोमेटा की गति के आधार पर जो है स्टोमेटा को गति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो 3 भागों में अल्फा टाइप होता है। तो इसमें क्या होता है, स्टोमेटा पूरे दिन और रात ओपन रहता है, अल्फा टाइप के जो प्लांट होते हैं। ठीक, और जो पोटैटो टाइप के प्लांट होते हैं उसमें शाम के कुछ घंटे को छोड़कर पूरी रात और पूरा दिन ओपन रहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और बार्ले टाइप के होते हैं, बार्ले मीन्स जौ, तो उसमें दिन में कुछ ही घंटे के लिए ओपन होता है, बार्ले टाइप के जो प्लांट होते हैं उनमें। ठीक है, स्टोमेटा तो सबसे कम किसमें ट्रांसप्रेशन होगा, बार्ले टाइप में, क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए स्टोमेटा इसमें ओपन होते हैं। अब देखिए स्टोमेटा खुलने या बंद होना ये कैसे किस पर निर्भर करता है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल में जो टर्जर प्रेशर होता है, टर्जर प्रेशर, ये टर्जर है इसी में जुड़ा है। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है। जो टर्जर प्रेशर होता है वो स्टोमेटा ओपन करने के लिए मतलब उत्तरदायी होता है। ठीक है, टर्जर प्रेशर। फिर उसके बाद जब टर्जर प्रेशर अधिक होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, जब टर्जर प्रेशर लो होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। टर्जर प्रेशर होता कैसा है, जैसे ये प्लांट सेल है मान लीजिए, तो टर्जर प्रेशर बाहर की ओर कार्य करता है। ठीक है, ऐसे सेल में बाहर की ओर कार्य करेगा तो टर्जर प्रेशर, जब टर्जर प्रेशर अधिक होगा तो स्टोमेटा जाहिर सी बात है ओपन हो जाएगा इधर ये। ठीक है, और जब टर्जर प्रेशर कम होगा तो थोड़ा ये लूज हो जाएगी कोशिकाएँ, तो स्टोमेटा क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये इसका पूरा मैकेनिज्म। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए। जब पोटेशियम आयन जब अधिक मात्रा में आता है प्लांट में तो स्टोमेटा ओपन करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, पोटेशियम आयन। जो एब्सिसिक एसिड होता है ABC, इसको एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, तो ये स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए उत्तरदायी होता है। अभी हमने आप लोगों को कल पढ़ाया था कि जो ड्राई लैंड एरिया होते हैं तो वहाँ प्लांटों में एब्सिसिक एसिड भी डाल देते हैं, इससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। तो कैसे होता है ये देखिए, स्टोमेटा बंद हो जाता है एब्सिसिक एसिड से तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, और प्लांटों में जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होकर वहीं पे एकत्रित रहता है, यानी कि वाटर लॉस नहीं होता है। स्टार्च नहीं हो तो स्टोमेटा ओपन, स्टार्च जितना कम मात्रा में होगा स्टोमेटा उतना ही ज़्यादा ओपन होगा। तो ये भी देख लीजिए। H+ आयन जो होते हैं उनके निष्कासन से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जब एब्सिसिक एसिड आता है तो इनका निष्कासन होने लगता है। ये दोनों रिलेटेड हैं और ये दोनों रिलेटेड हैं। ठीक है, जब पोटेशियम आयन होता है तो H+ का निष्कासन नहीं होता है, ये बनने लगते हैं। Cl क्लोरीन जब ये प्रवेश करती है तो तब भी स्टोमेटा ओपन होता है। ठीक है, देखिए H+ जब निकलता है तब स्टोमेटा ओपन होता है, और Cl जब प्रवेश करता है तब स्टोमेटा ओपन होता है। तो ये 5 कंपाउंड है, ये इंपॉर्टेंट है जो स्टोमेटा को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये सीधा ट्रांसपिरेशन को भी प्रभावित करेंगे। ऑप्शन आ जाएगा कि ट्रांसपिरेशन के लिए कौन उत्तरदायी है, तो जो पोटेशियम होता है वो उत्तरदायी होता है बहुत, जो एब्सिसिक होता है वो नहीं होता है, जो H+ आयन होता है वो
वो भी उत्तरदायी है, और जो यानी कि H+ का निष्कासन ये भी उत्तरदायी है ट्रांसपिरेशन के लिए, और Cl का प्रवेश होना ये भी उत्तरदायी है। स्टार्च कम से कम मात्रा में होना चाहिए, तभी स्टोमेटा ओपन रहेंगे। तो ट्रांसपिरेशन की दर देखिए। अब ट्रांसपिरेशन को कैसे नापते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये मीटर किससे नापते हैं, तो पोटोमीटर से नापते हैं। इसी को फादर्स ऑफ मतलब फार्मर्स पोटोमीटर भी बोलते हैं। तो पोटोमीटर से नापते हैं, और एक और मीटर होता है उसको बोलते हैं गेनोंग्स मीटर, गेनोंग्स पोटोमीटर, ठीक है, ये याद रखना। और स्टोमेटा की ओपनिंग की माप किससे करते हैं, तो क्नाइट्स पोटोमीटर के माध्यम से करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। ऊपर पोटोमेटा। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं गुटेशन क्या होता है। गुटेशन में मतलब जब वाटर जो होते हैं वो प्लांट में स्टोमेटा सेल से नहीं निकलते हैं, ये निकलते हैं हाइड्रोथोड सेल होते हैं, उनके माध्यम से जल बाहर स्रावित होता है। स्रावित मीन्स बूंद बूंद के रूप में निकलता है। उसमें वाष्पित होता था, वाष्पित मतलब वाष्प के रूप में निकलता था, इसमें बूंद बूंद के रूप में निकलता है। ये देखिए, आप लोग देख लीजिए, ये लीफ है, तो इसमें प्लांट से जो वाटर कैसे निकल रहा है, बूंद बूंद के रूप में। तो अब ये देखिए, जिन स्थानों में बहुत ही कम मतलब कि बहुत ही ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पर ऐसे प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब जो ठंडे हैं वहाँ पे धूप हो नहीं पाती इतनी कि यहाँ से स्टोमेटा खुल सके और ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया पूरी हो सके। अब चूँकि ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी काम करती है प्लांट में, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, ट्रांसलोकेशन प्लांट में ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी का होना भी आवश्यक है। तो जब वाटर निकलेगा नहीं तो ट्रांसपिरेशन पुल काम नहीं करेगा। तो ट्रांसपिरेशन पुल इसीलिए यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होती है, गुटेशन होती है। तो जब यहाँ से वाटर निकलता है तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी उधर कार्य करती है, फिर प्लांट में जो है खनिज पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विचरण होता है। नेक्स्ट ये देखिए, ये क्या है, तो ये अभी हमने आप लोगों को जो पढ़ाया। तो गुटेशन किसके माध्यम से होती है, तो हाइड्रोथोड नामक जो सेल होती है, हाइड्रोथोड द्वारा जल का बाहर स्रावित होना। तो देखिए, ये हाइड्रोथोड क्या है, सेल है। तो ट्रांसपिरेशन किससे हो रहा था, वो स्टोमेटा से हो रहा था, और गुटेशन हाइड्रोथोड से हो रहा है। ये देखिए हाइड्रोथोड सेल है ये कहाँ, ये देखिए, ये लीफ में कहाँ होती है, तो ये देखिए आसानी से देख सकते हैं आप लोग, ये लीफ में यहाँ पर है हाइड्रोथोड। ये देखिए यहीं से निकलता है वाटर, ये देखिए, ये हाइड्रोथोड से वाटर निकल रहा है, ये सब हाइड्रोथोड से निकल रहा है, ठीक है। और उसमें स्टोमेटा से निकल रहा था ट्रांसपिरेशन में। तो ये हाइड्रोथोड की भीतरी संरचना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग बस इतना समझ लीजिए। अभी देखिए हाइड्रोथोड में क्या क्या पाया जाता है, जाइलम वगैरह सब होता है, जाइलम पे क्लोरेनकाइमा, पेरेनकाइमा सारा कुछ होता है। अब गुटेशन का कारण क्या होता है, देखिए गुटेशन का कारण क्या होता है, रूट प्रेशर, ठीक है। और जो ट्रांसपिरेशन का कारण क्या था, ट्रांसपिरेशन का क्या कारण था, अभी पीछे बताया हमने आप लोगों को, उसमें ऑस्मोसिस प्रक्रिया इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन पुल थ्योरी, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है गुटेशन में, तो रूट प्रेशर कार्य करता है। गुटेशन है तो आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर। गुटेशन है तो जो आवश्यक शर्तें होती हैं कि जल का अधिक अवशोषण और कम वाष्पोत्सर्जन होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए। मान लीजिए प्लांट में जल अधिक अवशोषित हो रहा है और वाष्पीकृत कम हो रहा है, तो वाटर का मात्रा बढ़ जाएगी, फिर गुटेशन प्रक्रिया के माध्यम से ही जल बाहर निकलेगा, ठीक है। मृदा, चूँकि जल निकलना बहुत ज़रूरी है प्लांट के बाहर, इससे होगा क्या, वो जो अंदर जो भोज्य पदार्थ होते हैं प्लांट के, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं इसी के माध्यम से। नेक्स्ट है गर्म मृदा एवं आर्द्र या ठंडी वायुमंडल, जहाँ पे होगी वहाँ पर ट्रांसगुटेशन प्रक्रिया होती है। अभी आप लोगों को हमने बताया जहाँ पे ठंडा वायुमंडल होता है। गर्म दिन एवं ठंडी रातें होनी चाहिए, तो वहाँ पर गुटेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। गुटेशन समानता रात्रि में होता है, ये भी याद रखना। अब देख लीजिए आप, ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग क्या होती है, पौधों का जख्मी होना, पौधे के जख्मी होने से जो जल निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग, ठीक है। नॉर्मल समझ में आ रहा है वर्ड से ही। ऐसा ही मानव में भी होता है, जब मानव जख्मी हो जाता है तो क्या ब्लीडिंग होती है, इसी प्रकार पौधे में ब्लीडिंग होती है। तो पौधे के ब्लीडिंग से क्या निकलता है, वाटर, ठीक है। कारण क्या है, इसका भी कारण है जो रूट प्रेशर है। अब गुटेशन एंड ट्रांसपिरेशन में हम लोग अंतर समझ लेते हैं, यहाँ पर पढ़ तो लिया दोनों। अब देखिए ट्रांसपिरेशन होता है वो दिन में होता है, प्रायः दिन में होता है, होता तो ये रात में भी है पर ज़्यादातर दिन में होता है। ये प्रायः रात्रि में होता है गुटेशन, ठीक है। जलवाष्प के रूप में इसमें वाटर निकलता है बाहर, इसमें किसके, बूंद बूंद के रूप में निकलता है। इसमें मतलब स्टोमेटा, क्यूटिकल्स, लेंटिकल्स ये सारे कार्य करते हैं। अभी ऊपर हमने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और इसमें हाइड्रोथोड नामक सेल जो होती है वो कार्य करती है। नेक्स्ट स्टोमेटा के द्वारा ये नियंत्रित होता है, ठीक है।
स्टोमेटा अगर ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन अधिक होगा, स्टोमेटा नहीं ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ये रूट प्रेशर द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, ये स्टोमेटा द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के पश्चात पत्तियाँ ठंडी हो जाती हैं, सामान्यतः ठंडी हो जाती हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, गुटेशन में अब ये देखिए शुद्ध जल निकलता है ट्रांसपिरेशन में, इसमें जल के साथ लवण और खनिज भी निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये आ सकता है कि शुद्ध जल किसमें निकलता है, तो ट्रांसपिरेशन में गुटेशन की प्रक्रिया में लवण एवं खनिज दोनों निकलते हैं। तो ये अभी हमने आप लोगों को ये ऊपर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये देखिए ये स्टोमेटा का डायग्राम है, ये लास्ट में जो है ये स्टोमेटा का डायग्राम है। अब देखिए ये पूरा चैप्टर हो गया। यहाँ पर एक बार सिलेबस में देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या पढ़ा पूरा। देखिए ये सिलेबस है, फिजियोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर इकोनॉमी। इसको हमने आज हमने पढ़ा। ठीक है, पूरा चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो सर्वप्रथम आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।